तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल ट्रिकी ब्रेन। तो जैसा कि आपने टाइटल पढ़ ही लिया होगा, आज का टॉपिक है गति के नियम। तो आज हम इसी टॉपिक के बारे में पढ़ाई करेंगे। मैंने इससे पहले भी अन्य टॉपिक जैसे कि धुरी विस्थापन, चाल वेग, त्वरण मंदन, इनके ऊपर भी वीडियो बना चुका हूं, जिनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे दे दिया है और ऊपर आई बटन पे क्लिक करके भी आप यह वीडियो देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर कर देना, और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यह बता दूं कि यह जो गति के नियम है यह सर आइजैक न्यूटन के द्वारा दिया गया था, जो कि भौतिक वैज्ञानिक और गणितज्ञ भी थे। और जो गुरुत्वाकर्षण के नियम यानी कि लॉ ऑफ ग्रेविटी है, यह भी इन्हीं के द्वारा खोजा गया था। तो चलिए आज के टॉपिक पर आते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं बल के बारे में। वैसे तो सब जानते हैं कि बल क्या होता है, लेकिन बल को परिभाषित कैसे करेंगे, तो चलिए देखते हैं। तो हम यह जानते हैं कि कोई भी स्थिर वस्तु को गति कराने के लिए, या भी कोई भी गति कर रही वस्तु को स्थिर करने के लिए, रोकने के लिए, या फिर कोई भी वस्तु की आकृति अथवा आकार को बदलने के लिए, या फिर कोई भी गतिमान वस्तु की दिशा को दूसरे दिशा में बदलने के लिए हमें एक प्रकार का प्रयास करना पड़ता है, हमें एक एफर्ट लगाना पड़ता है। तो यह जो एफर्ट हमें लगाना पड़ रहा है, इसे ही कहते हैं बल। तो हम बल को इस तरह से परिभाषित कर सकते हैं कि बल वह कारक है जो किसी वस्तु की गति अवस्था, विराम अवस्था या गति की दिशा या वस्तु की आकृति अथवा आकार में परिवर्तन ला देता है या परिवर्तन लाने का प्रयास करता है। ठीक है। तो चलिए एक और टॉपिक के बारे में पढ़ते हैं। यह टॉपिक है जड़त्व, इनर्शिया। तो चलिए इसको देखते हैं। तो अगर कोई वस्तु किसी जगह पर रखी हुई है तो वह वस्तु उसी जगह पर स्थिर रहती है, वहां से हिलती नहीं जब तक हम उस पर किसी प्रकार का फोर्स न लगाएं, है ना। और अगर कोई वस्तु जमीन पर लुढ़क रही है तो थोड़ी देर बाद यह रुक जाती है। क्यों? क्योंकि वस्तु और जमीन के बीच एक बल कार्य करता है, जो बल उस वस्तु को रोकने का प्रयास करता है। तो सोचिए, अगर ऐसा हो कि यदि वस्तु और जमीन के बीच में कोई भी प्रकार का घर्षण बल ना लगे, तब क्या होगा? तब की स्थिति में यह वस्तु उसी दिशा में, जिस दिशा में गति कर रही होती है, उसी दिशा में और एक समान चाल से गति करते रहती है, जब तक हम उस पर किसी प्रकार का फोर्स न लगाएं या उस वस्तु को रोकने का प्रयास न करें। तो इसका मतलब यह है कि कोई भी वस्तु जिस अवस्था में है, चाहे वह गतिशील अवस्था हो या स्थिर अवस्था हो, उसी अवस्था में रहना चाहता है। और उसकी अवस्था में हम यदि किसी भी प्रकार का परिवर्तन करने की कोशिश करें तो यह वस्तु उस परिवर्तन का विरोध करने लगती है, और वस्तु के इसी गुण को कहते हैं जड़त्व। ठीक है। तो जड़त्व की परिभाषा क्या हो जाएगी? तो किसी वस्तु द्वारा अपने अवस्था में होने वाले परिवर्तन का विरोध करने का गुण ही उस वस्तु का जड़त्व कहलाता है। यह हम इस प्रकार से भी परिभाषित कर सकते हैं, किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह खुद से ही अपनी विरामावस्था या गति अवस्था में परिवर्तन करने में असमर्थ होती है, उसे उस वस्तु का जड़त्व कहते हैं। तो चलिए अब देखते हैं जड़त्व के प्रकार के बारे में। तो जड़त्व के दो प्रकार होते हैं, पहला विराम का जड़त्व और दूसरा गति का जड़त्व। तो सबसे पहले देखते हैं विराम का जड़त्व क्या होता है। तो यदि कोई वस्तु स्थिर है तो वह स्थिर ही रहना चाहता है या स्थिर ही रहता है जब तक हम उस पर किसी भी प्रकार का फोर्स न लगाएं। तो इस गुण को उस वस्तु का विराम का जड़त्व कहते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं गति का जड़त्व क्या होता है। तो देखिए, यदि कोई वस्तु गतिशील अवस्था में है, मतलब गति कर रहा है, तो वह वस्तु गति अवस्था में ही रहना चाहता है जब तक हम उस पर किसी प्रकार का फोर्स न लगाएं, मतलब उस वस्तु को रोकने का प्रयास न करें। तो यह गुण उस वस्तु का गति का जड़त्व कहलाता है। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गति के नियम। तो गति का पहला नियम यह कहता है कि यदि कोई वस्तु स्थिर है तो वह स्थिर ही रहेगी, और यदि कोई वस्तु गतिशील है तो वह गतिशील ही रहेगी जब तक कि हम उस पर कोई बाहरी बल न लगाएं। तो चलिए इसको समझते हैं। तो आपने देखा होगा कि जब हम बस में चढ़ते हैं तो जैसे ही बस चलना स्टार्ट होता है तो हम पीछे की ओर झुक जाते हैं या पीछे की ओर धक्का लगता है, और जैसे ही बस में ब्रेक लगाया जाता है तो हम आगे की ओर झुक जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? तो चलिए इसको समझते हैं। तो देखिए, होता यह है कि जब बस रुकी हुई होती है तब बस के साथ साथ हमारा शरीर भी स्थिर अवस्था में होता है, और जैसे ही बस चलना स्टार्ट करती है तब बस के साथ साथ हमारे शरीर का निचला हिस्सा भी चलने लगता है। लेकिन हमारे शरीर का ऊपरी हिस्सा तो स्थिर अवस्था में रहता है और वो स्थिर अवस्था में ही रहना चाहता है, जिसके कारण क्या होता है, हम पीछे की ओर झुक जाते हैं। और इसके ठीक विपरीत जब बस चल रही होती है तब बस के साथ साथ हमारा शरीर भी गति अवस्था में होता है। लेकिन जैसे ही बस में ब्रेक लगाया जाता है, बस के साथ साथ हमारे शरीर का जो निचले हिस्सा होता है वह धीरे धीरे स्थिर अवस्था में आने लगती है, यानी कि रुकने लगती है। लेकिन शरीर का ऊपरी हिस्सा अभी भी गति अवस्था में होने के कारण हम आगे की ओर चले जाते हैं या आगे की ओर झुक जाते हैं। ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं गति के द्वितीय नियम। तो द्वितीय नियम कहता है किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल के अनुक्रमानुपाती होता है।
तो बल क्या होता है यह तो हम देख ही चुके हैं। तो चलिए अब देखते हैं संवेग किसे कहते हैं या संवेग क्या होता है। संवेग का मतलब किसी गति करते हुए वस्तु में निहित गति की मात्रा की माप होती है। समझते हैं इसको। किसी भी गतिशील वस्तु का संवेग दो बातों पर निर्भर करता है। पहला, वस्तु का द्रव्यमान कितना है और दूसरा, वस्तु का वेग कितना है। मतलब किसी गतिशील वस्तु का संवेग उस वस्तु के द्रव्यमान और उस वस्तु के वेग के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, तो चलिए संवेग को समझते हैं। तो देखो, मान लेते हैं दो वस्तु हैं जिनमें से एक वस्तु का द्रव्यमान 10 किलोग्राम है और दूसरे वस्तु का द्रव्यमान 20 किलोग्राम है और दोनों एक समान वेग से गति कर रहे हैं। तो देखो, दोनों वस्तुओं का वेग तो समान है, इसके बाद भी 20 किलोग्राम द्रव्यमान वाले वस्तु का संवेग 10 किलोग्राम द्रव्यमान वाले वस्तु के संवेग से ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि संवेग बराबर क्या होता है? संवेग होता है द्रव्यमान और वस्तु के वेग के गुणनफल के बराबर। तो यहाँ द्रव्यमान किसका ज्यादा है? 20 किलोग्राम द्रव्यमान वाले वस्तु का। ठीक है, तो संवेग तो समझ लिए। तो चलिए अब गति के द्वितीय नियम की ओर चलते हैं। तो देखिए, मान लेते हैं एक वस्तु है जिसका द्रव्यमान m है और यह v वेग से गति कर रहा है, और यदि इस वस्तु पर हम डेल t समय के लिए F बल लगाते हैं तो वस्तु के संवेग में डेल p परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, तो गति के द्वितीय नियम से क्या हो जाएगा? F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल पी अपॉन डेल टी, जहां डेल पी अपॉन डेल टी क्या दर्शाता है? संवेग में परिवर्तन की दर को दर्शाता है। ठीक है, तो देखो, जब हम प्रोपोर्शनल को हटाते हैं तब एक कांस्टेंट k का गुणा हो जाते हैं। मान लेते हैं किसी कंडीशन में k का वैल्यू 1 है, तो F बराबर क्या हो जाएगा? तो F बराबर हो जाएगा डेल पी अपॉन डेल टी। तो देखिए, हम जानते हैं कि संवेग बराबर क्या होता है? m इंटू v। लेकिन एक वस्तु का द्रव्यमान तो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, मतलब m कांस्टेंट रहेगा। तो संवेग में परिवर्तन यानी कि डेल p किसके बराबर हो जाएगा? m इंटू डेल v। तो डेल p की इस वैल्यू को हम इस समीकरण में रखते हैं, तो f बराबर क्या हो जाएगा? m इंटू डेल v अपॉन डेल टी। तो देखिए, हम जानते हैं कि डेल वी अपॉन डेल टी का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है वेग में परिवर्तन की दर, और वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण, और इसको एक्सीलरेशन भी कहते हैं। तो त्वरण को हम किससे दर्शाते हैं? ए से। तो यहाँ पे हम डेल वी अपॉन डेल टी को क्या लिख सकते हैं? ए लिख सकते हैं। ठीक है, तो एफ बराबर क्या हो जाएगा? एम इंटू ए। तो यहाँ पे F का क्या मतलब होता है? तो F का मतलब होता है फोर्स यानी कि बल, और M का मतलब होता है मास यानी कि द्रव्यमान, और A का मतलब होता है एक्सीलरेशन यानी कि त्वरण। तो यहाँ पे गति के द्वितीय नियम से एक समीकरण प्राप्त होता है, और यह समीकरण बराबर होता है बल बराबर द्रव्यमान गुणित त्वरण। ठीक है, तो बात करें इसका मात्रक क्या होगा। तो देखिए, द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम, और त्वरण का मात्रक क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इस तरह बल का मात्रक क्या हो जाएगा? किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और देखिए, हम यह भी जानते हैं कि बल का एक और मात्रक होता है। क्या होता है? न्यूटन। तो मतलब हम कह सकते हैं कि न्यूटन बराबर क्या हो जाएगा? किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसका मतलब यह है कि जब हम 1 किलोग्राम वस्तु पर 1 न्यूटन का बल लगाएं तो उस वस्तु में 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं गति के तृतीय नियम की। तो गति का तृतीय नियम कहता है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। तो समझते हैं इसको। तो देखिए, एक बुक है जो कि एक टेबल के ऊपर रखी हुई है। तो बुक का जो भी द्रव्यमान होगा वो टेबल पर नीचे की ओर एक बल लगाएगा। तो न्यूटन की गति के तृतीय नियम के अनुसार टेबल भी बुक पर उतना ही बल ऊपर की ओर लगाता है। तो यहाँ जो बुक टेबल पर जो बल लगा रहा है, इस बल को कहते हैं क्रिया बल, और क्रिया बल के विपरीत टेबल जो बल बुक के ऊपर लगा रहा है, इस बल को कहते हैं प्रतिक्रिया बल। ठीक है, चलिए मान लेते हैं कि बुक द्वारा टेबल पर लगाए गए बल को हम एफ ए बी द्वारा प्रदर्शित करते हैं, और टेबल द्वारा बुक पर लगाए गए बल को एफ बी ए द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो न्यूटन की गति के तृतीय नियम के अनुसार क्या हो जाएगा? एफ ए बी बराबर माइनस एफ बी ए। तो यहाँ पे जो ऋण चिन्ह है, ऋण चिन्ह यह दर्शाता है कि दूसरे बल की जो दिशा है वह पहले बल की दिशा के विपरीत दिशा में लग रही है। मतलब बुक टेबल पर नीचे की ओर बल लगाती है, तो टेबल द्वारा जो बल बुक के ऊपर लगाया जाता है उसकी दिशा ऊपर की ओर होती है। ठीक है, तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर जरूर करना, और ऐसे ही एजुकेशनल और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।